करके वो डायरेक्ट भी कह सकता है मेरे पास ये प्रोडक्ट है, खाओ। एक साला रे प्रोडक्ट बेचने आ गए हैं। पहले कहता है योगा करो, योगा से ठीक हो जाएगा। उसके बाद का धीरे से बोलता है मालूम कि अगर आप योगा करने में समर्थ नहीं है, आपसे योगा नहीं हो पा रहा है, तो इसका दूसरा इलाज है जाके आंवला पियो, गिलोय खाओ। ये फिर नहीं कहता है कि मेरा ग्रोसरी में जाके लो, वो बोलता है ये सब प्राकृतिक में अवेलेबल है। क्या बोलता है समझिएगा बात को, ये सब कहाँ अवेलेबल है? आपके घर के बगल में गिलोय होगा, आपके घर के बगल में फलना बट्टी होगा, ढेकना बट्टी होगा, आंवला होगा, ये होगा वो होगा। आप कहाँ से ले सकते हैं? अगर वहां भी ढूंढने में असुविधा हो रही है, कहाँ मिलेगा? अगर आपके पास जंगल नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आपको इजी वे में अवेलेबल है एकदम शुद्ध प्रोडक्ट। कहाँ पे? पतंजलि स्टोर में जाइएगा, बोलिएगा पतंजलि का गिलोय दीजिए, आपको मिल जाएगा। 15 दिन खाइए, 1 महीना खाइए, ठीक हो जाए। वो डायरेक्ट बोलता है मेरा किलो खाइए। जिस दिन वो डायरेक्ट बोलने लगेगा ना कि पहला छोड़िए कपालभाती, छोड़िए जंगल में ढूंढना, कहीं मत जाइए, डायरेक्ट पैसा लेके मेरे पास आइए, लोग उसका प्रोडक्ट लेंगे। यस, समझिएगा बात। यस और नो? यस। तो आप गए और धड़ाधड़ ये पीएलएल का पूरा दुनिया खोलने लगे, कहेगा साला रे आ गया। हम स्मार्ट वैल्यू से आउट ऑफ सिलेबस अभी बात करेंगे। यस और नो? आउट ऑफ सिलेबस। दूसरा ये बुद्धि मैं देता हूँ, कभी कभी आप यूपी में रहते हैं, इंडिया से बाहर नहीं है, और इंडिया को सांप सपेरों वाला देश कहा जाता था, और अभी भी है ऐसा। यस और नो? कभी कभी आप देखते हैं रोड में कभी कभी अंगूठी वगैरह बेचने वाला, पत्थर वगैरह बेचने वाला बैठा, यस यस यस, कहीं कहीं देखते होंगे, रोड में लगा के बैठा हुआ है। आपको चलते हुए राह में आइए 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 ऐसे में बुला लेगा। Yes. उसके बाद आपके बैठे बैठे करोड़पति बना देगा, बैठे बैठे 4-5 को समस्या खड़े खड़े बता देगा। ऐसे और ना, और उसकी बात में ऐसा लगने लगेगा कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। जब ये सब सारा समस्या मेरा समस्या ही बोल दिया, मतलब ये सही में कोई जादूगर है, सही में ये कोई भगवान है, सही में ये कोई चमत्कारी है। यस और नो? यस। अरे बाबा आपने तो सब सही बता दिया, हम फॉलो करने जा रहे हैं लेकिन डीडी नहीं बन रहा है। मैं 2-3 महीना 5 महीना से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ऊपर से प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे की तंगी तो बहुत ज्यादा हो गई है, और हेल्थ समस्या भी आ गई है। सबने आप सही बता दिया बाबा। अब बाबा के पास बैठोगे, 5000 से शुरू करेगा, ये सब समस्या का ही पत्थर में इलाज है। ये पहन लो, कल से देखना जो सोचोगे वही हो। 5000 से पत्थर का दाम शुरू करेगा, नहीं बाबा इतना तो नहीं है, अच्छा चलो 1000 तेरे लिए कम कर देते, ऐसा होता? अरे बाबा इतना भी नहीं है, अच्छा चल 3000, नहीं है बाबा, अच्छा चल 2000, नहीं है बाबा, अच्छा चल 1000, नहीं है बाबा, अच्छा चल 500, अरे बाबा इतना भी नहीं है, कितना है बोल? अरे बाबा 200 है। लेकिन अगर तेरा काम बन गया तो तू ला करके 200 में बेच दिया, वो तो 10 रुपया का पत्थर था 200 में बेच दिया। इतना तुम क्यों नहीं समझ पाया कि अगर वही पत्थर पहनने से अगर करोड़पति बन जाता, लोग सब चीज बन जाता, तो ये बोरा बिछा के कहाँ बैठा रहता? 5 साल तो उसका समझिएगा। पहले वो 5 मिनट पत्थर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और जल्दी पत्थर ले लो। वो ऐसा कुछ तुमसे बातें करेगा जो हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ 5 बात बताएगा, उसमें 3-4 बात आपसे टकरा देगा। आपको लगेगा ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है, और उसके बात को मान करके आप वो पत्थर ले लेते हैं। ऐसे हम तो उसी तरीके से जब भी मैं रामदेव बाबा का ये मैं उससे सीखना है कुछ आपको, बहुत चीज आपको सराउंडिंग से कुछ नॉलेज मिल जाएगा, लोगों से सीखने का मौका मिल जाएगा, वही आपको एक बेटर फॉलोअर बना सकता है। वहां से कुछ आइडिया चुरा करके आपको एक परफेक्ट लीडर बना सकता है। आपका समाज ही आपको परफेक्ट बनाता है। यस और नो? बहुत सारी चीजें हैं समाज में जो कई चीज क्या क्या नहीं सिखा देता है। एक इतिहास मैंने पढ़ा था, एक राजा हत्या करने के लिए गया था जंगल में, 16 बार युद्ध को हार चुका था। यस और नो? जिस गुफा में छुपा हुआ था, सुबह का वेट कर रहा था और सोचा आज तो हत्या करिए, लगे चाकू निकाल दिया था। आपने तब वो मारता, तब तक देखा कि सूर्य की रोशनी एक छोटा सा छिद्र से आ रही थी, उसी रोशनी की तरफ एक चींटी ऊपर चढ़ना चाह रहा था,
और वो जब जब चढ़ना चाह रहा था, डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले वो फिसल के क्या हो जा रहा था, गिर जा रहा था। लेकिन चींटी हार नहीं मान रहा था। एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वां बार वो गिर गया। लेकिन 16वां बार भी हार नहीं माना। 17वां बार वो चढ़ाई किया, फिर से चींटी, और 17वां बार में क्या किया, चढ़ गया। वो राजा 16 बार हार चुका था, सारा सेना को खो चुका था, अकेला बचा था। लेकिन वो चींटी से सीख लिया। बोला चींटी होकर के अगर 16 बार के बाद 17 बार में जीत सकती है। आई डोंट नो एग्जैक्ट वो राजा का क्या नाम था, बहुत दिन हो गया इतिहास पढ़े। अब स्मार्ट वैल्यू के बारे में जो भी होगा आई डोंट नो, नहीं पूछना चाह रहे, मैं आइडिया दे रहा हूं खाली आपको। वहां से वो राजा एक नॉलेज, एक चींटी से उसको नॉलेज मिल गया कि चींटी होकर के अगर 16 बार में हार नहीं मानी तो हम कैसे इंसान हैं। अगर हम भी फिर से तैयारी करेंगे, फिर से ताकत को रिगेन करेंगे और शायद 17वां पर चढ़ाई करेंगे और हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे। और वो वही किया। दोबारा वो अपनी ताकत को जुटाना चालू किया, फिर से सेना बनाना चालू किया और 17वां पर जहां भी चढ़ाई किया था, भूल गए हैं, वो क्या हुआ, जो राजा उसको 16 बार हराया था 17वां बार में हरा दिया। ये चींटी से वो नॉलेज है क्या। तो बहुत सारी चीजें आपको मार्केट से नॉलेज मिलेगा जो आपको सक्सेस करने में आपको मदद करेगा। यस और नो? चलिए, जब आप वहां बैठ गए तो 5 से 10 मिनट आप वहां पे बात कीजिए आउट ऑफ सिलेबस। ज्यादा टाइम नहीं, मैं बोला ना 4 घंटा का हमारा 4.5-5 घंटा का फॉलोअप का कोर्स है। मतलब ये समझा बोल रहे हैं, इसलिए हम तो फॉलोअप करने जाएंगे 45 मिनट में करके निकल जाएंगे। यस और नो? लेकिन हम आपको इतना तरीके से समझा दे रहे हैं कि उसका 10% भी वहां यूज कर लिए सर, तो मेरा काम क्या होगा। समझ बात को? आउट ऑफ सिलेबस मतलब आप वहां बात करने गए हैं एजुकेशन का। क्या बात करने गए हैं? एजुकेशन का। आप बात करने गए हैं हेल्थ का, आप बात करने गए हैं लाइफ का। तो सबसे पहले आउट ऑफ एपीएल, आउट ऑफ कुछ, आप पहले एजुकेशन का डिस्कशन उसके साथ चालू कीजिए। क्या चालू कीजिए? अबाउट एजुकेशन, ठीक ना? पहले देश से शुरू कीजिए वहां पे डिस्कशन कि अंकल आज हमारे देश की अगर बात किया जाए तो भारत की आते हैं जनसंख्या पे। अंकल आज भारत की जनसंख्या 1.38 करोड़ है। कितना है? लगभग, हमेशा लगभग वर्ड का यूज कीजिएगा, लगभग 1.38 करोड़। 1.38 करोड़ में अगर मैं बात करूं अंकल तो देश की जनसंख्या 2 भाग में बंट गया है। एक को कहते हैं लिटरेट क्लास, एक को कहते हैं अनलिटरेट क्लास। मतलब लिटरेसी में लगभग 70% और अनलिटरेसी में लगभग, हमेशा मैंने क्या बोला, नॉट एग्जैक्ट, हो सकता है संख्या बढ़ते घटते रहती है। ऐसे ना मैंने बोला लगभग 70% लिटरेसी है और लगभग अभी भी भारत में अनलिटरेसी 30% है। पहले तो देश की जनसंख्या को ऐसे बांटा गया। दूसरा अगर बात करें जो हम लिटरेट क्लास है, ये 70%, इसको अगर हम 100% मान लें तो ये जो लिटरेट क्लास है फिर से इनको 2 क्लास में बांटा गया है। एक को कहा जा रहा है कंप्यूटर लिटरेट क्लास, एक को कहा जा रहा है कंप्यूटर लिटरेट क्लास और एक को कहा जा रहा है कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास। सुन करके आश्चर्य होगा कि देश में 70% लिटरेसी है। उस देश की कंप्यूटर लिटरेसी की बात किया जाए तो 6 to 7% लिटरेसी है। तो अभी भी भारत में कंप्यूटर बैकवर्डनेस लगभग 97% है। ये मैं नहीं कह रहा हूं अंकल, ये गूगल बता रहा है। बहुत लोग नींद मार रहा है, थोड़ा मारिए। बहुत लोग, मैं क्या बोलूंगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये कौन बता रहा है? गूगल। अगर लिटरेचर उसको वहीं ढूंढ के दिखा दीजिए, चाहे बोलिए ढूंढ लीजिएगा, सर्च मारिएगा कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया, आईटी लिटरेसी इन इंडिया, तो गूगल दिखाएगा 6 से 7%। चीन, जापान, अमेरिका का ज्यादा बताएगा, इंडिया का इतना ही बता रहा है गूगल। और भारत की कंप्यूटर लिटरेसी मात्र इतना ही है। जानते हैं अंकल, आज से करीबन 20-22 साल पहले इन द ईयर 2000 में हमारे देश के राष्ट्रपति मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब देश का कार्यभार राष्ट्रपति बने थे, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा था कि हमारा देश चीन, जापान, अमेरिका, चाइना जैसे क्यों नहीं बन पा रहा है, कब डेवलप करेगा मेरा देश भारत, उन्होंने बहुत गर्व के साथ कहा था कि भारत भी डेवलप कर जाएगा। कब? 2020 तक। लेकिन जानते हैं अंकल, आज 2022 आ गया, अभी भी हमारा देश भारत डेवलप नहीं है, अभी भी हमारा देश भारत डेवलपिंग है। क्यों उन्होंने बोला था? लेकिन वो तब बोला था तब भारत 2020 तक डेवलप कर जाएगा जब भारत में आईटी शिक्षा, कौन शिक्षा? आईटी शिक्षा में बढ़ावा आएगी, आईटी शिक्षा में सुधार होगा। भारत को डेवलप होने के लिए जिस तरह चीन, जापान, अमेरिका की आईटी लिटरेसी है, अगर उस क्षेत्र में अगर भारत भी सुधार करेगा तब भारत की सक्सेस हो सकती है, भारत डेवलप कर सकता है। लेकिन आज 2022 की आपको मैं बात बता रहा हूं, गूगल बता रहा है 6 से 7%। मतलब कलाम सर का भी जो वादा था, जो उनका वचन था, वो भी सही नहीं साबित हुआ। इन द ईयर 2014 में, 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने कौन? मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो भी जब देश का कमान संभाले, उनको भी समझ में आ गया कि देश को अगर डेवलप करवाना है, आईटी शिक्षा का
बिना पूरा किए देश डेवलप की तरफ नहीं जा सकता है। और ये चीज को सोचते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। क्या काम किया? सबसे पहला उन्होंने एक योजना लॉन्च की। क्या लॉन्च की? डिजिटल इंडिया। क्या लॉन्च की? डिजिटल इंडिया उन्होंने लेके के आया। और ये डिजिटल इंडिया में अरबों रुपया सरकार ने खर्चा किया इस क्षेत्र में, लेकिन अभी भी ये क्षेत्र में सुधार नहीं आया है। अरबों रुपया इस पे बजट बनाया, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा पे कितना तरह के दीनदयाल वगैरह का बोल करके योजना आई थी और लोग पढ़ा था 3-3 महीना। लेकिन फ्री का तो फ्री का ना होता है। जब लगता है ना अंकल तब लोग मेहनत करके पढ़ता है। सरकार का पैसा था, बिचौलिया लोग खा गया और सरकार को कागज पे दिखा दिया कि इतना लोगों को मैंने डिजिटल इंडिया में करवा दिया, लेकिन धरती पे कुछ नहीं हुई। जस के तथ्य है। दूसरा, डिजिटल इंडिया के साथ साथ उन्होंने लेके आया, क्या लेके आया? स्किल इंडिया। क्या लेके आया? स्किल इंडिया। मोदी जी को पता चल गया है, देश के राजा को पता चल गया है कि भारत में डिग्री के पीछे भागोगे तो देश डेवलप नहीं करेगा, स्किल के पीछे भागोगे तब देश को आगे लेके जा सकते हैं। भारत में डिग्री धारक बहुत है, लेकिन साले को स्किल पूछो तो पूछो, पढ़े लिखो लोग, हाँ मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, एमए है, बीए है, साइकिल पंचर बनाना आता है ना, खाना बनाना आता है ना, खेत में काम करने आता है ना, इंजन बनाने आता है ना, मोटरसाइकिल बनाने आता है ना, मोबाइल बनाने आता है ना, टीवी बनाने आता है ना, खिलौना बनाने आता है ना, तो साला आता तुमको क्या है? हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं। कहाँ बढ़ोगे शिक्षित होकर के? लेकिन वही चाइना में चल जाओ, डिग्री तो है ही, डिग्री के साथ साथ हम लोग के पास क्या है? हुनर है। और वर्ल्ड का 80% मार्केट पे इसीलिए चाइना का कब्जा है। भारत में 80% प्रोडक्ट जो आज हम यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं? चाइना का यूज कर रहे हैं। मोदी जी को समझ में आ गया कि भारत को डेवलप करना है, क्योंकि मेरा पैसा तो सब चाइना ले जा रहा है, हम साला डेवलप कहां से करेंगे? स्किल के पीछे भगाया। किसके पीछे भगाया? स्किल। देश के राजा बोल रहा है डिग्री के पीछे नहीं, स्किल हुनर के पीछे भागो। मेरे पूर्वज भी कहते थे, मेरे दादाजी भी कहते थे, बेटा पढ़ना तो ठीक बात है, हुनर कुछ हुनर सीखो। हुनर वाला कभी भूखे मरता, डिग्री वाला को भूखे मरता देखा हूं, लेकिन हुनर वाला कभी भूखे नहीं मरता है। मेरे पास एक हुनर है मोटरसाइकिल बनाने का, इसके पास डिग्री है बीए का, ये सुबह निकला है ऑफिस काम मांगने, शाम तक शायद इसे हर ऑफिस से रिजेक्शन मिले। मैं मोटरसाइकिल बनाने जानता हूं, मैं एक चौराहा पे अपना टूल्स लेकर के बैठ गया हूं, जरूर उस चौराहा से 100 मोटरसाइकिल गुजरेगा तो 2 मोटरसाइकिल पंचर होगा। नहीं होगा तो साला कर देंगे, क्योंकि शाम को हमको 500 कमा के जाना है, और 2 पंचर बनाया 250 का 500 कमा के जाएंगे। तो मेरे पास हुनर है, और ये शाम तक 5 ऑफिस में डिग्री दिखा करके कहेगा नहीं मेरे पास काम नहीं है। हुनर वाला चचा जिस भाषा में वो समझता है उसको बोलिए, हुनर वाला चचा कभी भूखे मरता नहीं। और पुराना आदमी होगा ना तो आपका बात उसका दिमाग में सट घुसेगा, लड़का तो सही बोल रहा है, हुनर वाला कहीं भूखे नहीं मरता, डिग्री वाला साला भूखे मरता है। तो अंकल हमारे सरकार ने बोला स्किल डेवलप करो, ये सब बताने के पीछे रीजन है, क्योंकि आगे जो हम घुसेंगे कंपनी में तो यही सब चीज का चर्चा करेंगे। यस या नो? इसलिए मैं अपनी बातों को मजबूती देने के लिए किसको बीच में घुसा रहा हूँ? देश को, सरकार को घुसा रहा हूँ। मैं नहीं, सरकार ऐसा बोल रहा है। यस या नो? आते हैं आगे। तीसरी चीज जो उसको हम बात करते हैं कि सरकार ने एक चीज और लेके आया। क्या लेके आया? स्वच्छ भारत मिशन। क्या लेके आया? स्वच्छ भारत मिशन। इंडिया खूब पैसा वाला हो जाए, लेकिन बिहार के लोग आते कहते हैं इंडिया में बहुत गंदगी है। आपके घर में खूब पैसा है अंकल, और तो मेहमान आया, आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, पैसा का कोई काम है? पैसे से तो बहुत राजा है इंडिया, लेकिन आज गंदगी के नाम पे वर्ल्ड में जाना जाता है गंदा देश है इंडिया। तो सफाई के लिए उन्होंने ध्यान दिया। या ना? उसके साथ उन्होंने एक चीज और लेके आया। क्या लेके आया उन्होंने? कि भारत को अगर डेवलप करवाना है तो कैशलेस इंडिया बनाना बहुत जरूरी है। क्या बनाना? कैशलेस। क्योंकि कैशलेस अगर भारत हो जाएगा तो जमाखोरी, ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग सब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कारण क्या है सुनिए, एक डॉक्टर महीना में करीबन या दिन में करीबन 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाता है एक डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर को कहिएगा ऑनलाइन दे रहे हैं आपका अकाउंट में, साला नहीं लेगा, क्योंकि वो टैक्स भरता, वो सब ब्लैक मनी उसका जाता है। यस और नो? वो जितना मरीज दे रहा है एक दिन में 2 लाख रुपया कमा रहा है, वो ऑनलाइन ले रहा है, मैक्सिमम वो कैश ले रहा है। यस और नो? लेकिन दुनिया से अगर कैश का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो वो एक महीना में अगर 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमा रहा है, 50 लाख का करीबन 30% अगर निकालेंगे तो 15 लाख होता है। कितना लाख होता है? 15 लाख। 15 लाख रुपया उसको मजबूरी में टैक्स देना होगा। वो 15 लाख सरकार के खजाना में जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल, हमारा रोड, हमारा सब चीज अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो सरकार के पास टैक्स जाएगा, वो देश डेवलप जल्दी करता है। मोदी से सोचा कि बिना कैशलेस हुए, मोदी जी के पास कैशलेस तो योजना आ गई,
गई, लेकिन लोग क्या बोला कि जिस देश में 7% अंकल कंप्यूटर जानता है, कंप्यूटर चलाने जानता नहीं है, स्मार्टफोन चलाने नहीं जानता है, इंटरनेट यूज नहीं करने जानता है, वो देश कभी कैशलेस हो सकता है? मजबूरी है मोदी जी के पास, वो योजना नहीं लॉन्च या लाया भी तो सफल नहीं होगा। वो सब पे दबाव नहीं डालेंगे कि करना ही है, क्योंकि उसके योग्य बनाओगे तब तो उसको तुम मना करोगे। हमारा देश योग्य नहीं है अभी। हाँ, ये योजना भी सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे अभी हमको लगता है 10% लोग ऑनलाइन पेमेंट करना सीख गए हैं, अभी भी 90% लोग हमारा देश में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जानते नहीं है। अंकल जो योजना के बारे में एपीजे कलाम जी बोले 2000 में, जिस योजना के बारे में मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया करो, जानते हैं जिसके लिए मैं आया हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो योजना है, भारत 1 अरब 1 करोड़ की आबादी है, अभी भी इतना शानदार टॉपिक चल रहा है कि ऐसा फॉलोअप अगर मार देंगे ना, लेकिन अभी भी कुछ सारे लोग सो रहे हैं। तो क्या माँ बाप को जवाब देंगे? काहे को आए हुए हमको नहीं पता। बेटे आप लोग बैठो, आप लोग डिस्टर्ब मत हो, हम हैं जो करना है हम करते रहे। हेलो, नहीं आवाज नहीं देना, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि इतना अगर कि जो योजना को भारत 1 अरब 1 करोड़ की आबादी है, अगर मोदी जी चाहेंगे अकेला मैं सबको शिक्षित कर दूं, अगर आप भी चाहेंगे जिस दिन मोदी जी मेरे घर में कंप्यूटर लेके आएगा, हमको हाथ पकड़ के कीबोर्ड पे चलना सिखाएगा, उसी दिन हम कंप्यूटर सीखेंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं सीखेंगे। तो ये जन्म में नहीं, अगला जन्म में भी मोदी जी घर घर पहुंच नहीं पाएंगे। मोदी जी सबको कंप्यूटर सिखाना चाहें, पूरे भारत को आईटी लिटरेट करना चाहें, तो उनकी बस की बात नहीं है। तब कोई भी जब चीज आती है तो उसको कोई ना कोई बड़े संस्था या बड़े विभाग या बड़े इंसान उस चीज का अथॉरिटी लेता है, उस फील्ड में काम करने के लिए एक दायित्व उठाता है, एक बोझ उठाता है। जिससे स्वच्छ भारत मिशन आया था, तो क्या मोदी जी पूरे भारत में खुद झाड़ू लेके निकल गए? नहीं। तो सलमान खान आ रहा था, सचिन आ रहा था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज, संस्था सब बाहर निकला, सब अपने जगह पे साफ करना चालू किया। मतलब उनका मिशन के साथ सब जुड़ गया। यस और नो? मोदी जी भी बोले कि जो जो ये मिशन में अच्छा काम करेगा उसको प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा, वो प्रोत्साहन कुछ दिए। यस और नो? और आज पहले से भारत बहुत साफ है कि नहीं है? इतनी गंदगी पहले भारत में रहती थी, आज उतना गंदा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मार्केट या कहीं उतना गंदा आज मिलता नहीं है। बहुत लोगों में जागरूकता आ गई है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कुछ खाता है ना रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो वो मम्मी फेंक देती है वहीं, लेकिन वो बच्चा जाके मैं देखा हूँ आजकल खाता है और कहाँ डालता है? नहीं मम्मी, मोदी जी बोले हैं फेंकना नहीं है, कहाँ डालना है? डस्टबिन में। मोदी जी बोले हैं। सोचिए 3 साल का बच्चा उनको फॉलो करना है। यस और नो? तो अंकल जिस तरीके से आज कई लोग जुड़ गए स्वच्छ भारत मिशन में और बहुत आज हद तक भारत स्वच्छ हो गया है, उसी तरीके से जब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, क्या कहा कि भारत को आईटी लिटरेट बनाना है, तो उसी समय इन द ईयर 2000 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये ओथ लिया, एक कसम लिया कि इस फील्ड में हमें काम करना है, और इन द ईयर 2000 में ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी नींव डाली और इस मिशन की ओर काम करना स्टार्ट किया। अब ला रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम पे। अब सुनेगा नहीं सुनेगा? कहाँ का ज्ञानी पंडित आ गया, पूरे ब्रह्मांड घुमा करके हमको 5 मिनट ही बैठाया है। Yes or no? आप देखिए जो इन द ईयर 2000 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफ लाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आप यहाँ चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। क्या चालू करते हैं? शॉर्ट थोड़ा पॉइंट लिख ले रहे हैं, यहाँ कुछ रहता नहीं है। फिर उस पे आप सोचिएगा दिलीप सर क्या बात किए थे इस पे। अब आते हैं वहाँ ऑब्जेक्टिव पे। जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मिशन पे काम करना स्टार्ट की इन द ईयर 2000 में ही, जो एपीजे अब्दुल कलाम की सोच थी, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सोच क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म सीबीसी टू सीएलसी। जो बैकवर्ड क्लास है, कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास है, हम लोगों को कंप्यूटर लिटरेट क्लास में तब्दील करने का पीड़ा उठाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और आज पिछले 20 सालों में काफी सक्सेसफुली इस मिशन को क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है। दूसरा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है अंकल, टू ट्रांसफॉर्म सीएलसी टू आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप भी बताते होंगे, आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसे लोग जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं, ऑन ऑफ करना जानते हैं, चैट करते हैं, मेल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, चैटिंग कर लेते हैं और अपने आप को कंप्यूटर लिटरेट समझ के बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोगों को अगर मैं कोई ऑफिशियल काम करने दे दूं तो कहेंगे नहीं, तब वहां पे नील बटा 0 हो जाएंगे। व्हाट्सएप चला लेंगे, फेसबुक चैट, इंटरनेट चला लेंगे,
साइट डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन ऑफिशियल काम करने के लिए वो परफेक्ट नहीं है। तो वैसे कंप्यूटर लिटरेट क्लास जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, वैसे लोगों को एक ऐसा कोर्स करवा देना जो कोर्स करने के बाद इंडिया के कोई भी कोना में जा करके वो अपना जीविका कमा सके। इतनी हमारी जो सेकेंड कोर्स है, वो कोर्स में इतनी पावर है कि वो कोर्स को अच्छा से कर लेगा तो भारत के कोई भी कोना में जा करके वो बेरोजगार नहीं रहेगा, वो अपनी जीविका 12, 15, 20 हजार अपने टैलेंट के अनुसार कमा सकता है। वैसा कोर्स दूसरा लॉन्च की टू क्रिएट। अगर तीसरा मैं बात करूं अंकल, तो टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर, यहां सॉरी नॉट एंटरप्रेन्योर, ओके आई नो। तीसरा जो मैं बात करूं, टू प्रोवाइड इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशनल कोर्सेज या एजुकेशनल प्रोग्राम। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोर्स को लेकर के आई है जो आज करेंट मार्केट का करेंट सिनेरियो की मांग है। कारण क्या है अंकल, आप देखिएगा मार्केट में आज बेरोजगारी की रेट बढ़ गई है, रोजगार कम है, डिग्री सबके पास है, सब बेरोजगार अपने आप को कह रहा है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जानते हैं ये जॉब बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है? बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है ना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बन गई है। डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बन गई है, पुल बन गई है, डिस्टेंस बन गया है। ये क्या डिस्टेंस है अंकल? सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अंकल कि अगर अभी गर्मी का दिन है और गर्मी का दिन में लखनऊ के बस स्टैंड में कोई खौलता हुआ कॉफी बेचता रहे, चाय बेचता रहे, और उसी का बगल में कोई ठंडा ठंडा लस्सी बेचता रहे, किसकी दुकान चलेगी? लस्सी या कॉफी? लस्सी वाले। ज्यादा लोग किसे प्रेफर करेंगे? लस्सी को। अगर वही जगह वही है, मौसम बदल गया है, ठंडी की समय आ गई है, चिलचिलाती हुई दिसंबर जनवरी की ठंड है, हाड़ कंपाने वाली, और उस समय कोई चिलचिलाता हुआ लस्सी बेच रहा है, बगल में एक हॉट हॉट कॉफी बेच रहा है, किसकी दुकान चलेगी? मतलब अंकल एक अनपढ़ कॉफी वाला को ये समझ में आ गया है कि ठंडा आ गया है तो कॉफी बेचेंगे और गर्मी आ गया है तो लस्सी बेचेंगे। समय के अनुसार वो अपना बिजनेस चेंज कर लेता है, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे डिग्री धारकों को अभी तक हम मंदबुद्धियों को समझ में नहीं आया है कि हमारा शिक्षा में परिवर्तन क्या होना चाहिए। डिग्री तो है हमारे पास, डिग्री तो है हमारे पास, लेकिन जानते हैं हमारे पास कौन डिग्री है? आज हमारे पास ट्रेडिशनल डिग्री है, लेकिन आज मार्केट में ट्रेडिशनल नहीं, आज जिस डिग्री की मांग है वो डिग्री का नाम है प्रोफेशनल। एक एग्जांपल देता हूं अंकल आपको कि एक लड़का 3 साल में इतिहास पढ़ता है और एक लड़का 3 साल में बीसीए करता है, सेम कॉलेज सेम ड्यूरेशन, दोनों 3 साल के बाद वही कॉलेज से एक बीसीए का डिग्री लेकर निकलता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर, और एक निकलता है क्या लेकर के? बैचलर ऑफ आर्ट्स, इतिहास पढ़ के निकलता है। दोनों को डिग्रियां मिल जाती है, दोनों अपनी डिग्री को यहाँ दबा करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहर में काम ढूंढने जाते हैं। एक ही ऑफिस में दोनों गए हैं, पहले किसे काम मिलेगा? बीसीए वाला का, इतिहास वाला? बीसीए वाले। ऑब्वियसली बीसीए वाला का मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स है, ये कोर्स अभी प्रोफेशनल अभी का कोर्स है, और ये कोई नहीं ऑफिस वाला पूछेगा अकबर साहब आपका नाम क्या था बताओ तो नौकरी देंगे। क्योंकि जो ऑफिसेस चल रही है, जो कार्यालय चल रही है, जो सारी सिस्टम चल रही है, वो किससे चल रही है? कंप्यूटर से। वो सारा दुनिया में कब्जा कर चुका है। और आज हमारे पास, आज भी कॉलेज में जाइएगा, 100 लोग सुबह में कॉलेज में घुस रहा है, 100 को अगर रोक के पूछिएगा तुम कॉलेज कर रहे हो, कहेगा हम कॉलेज कर रहे हैं, क्या लेके पढ़ रहे हो बेटा? तो 100 में से 95 कहेगा मेरा इतिहास ऑनर्स है, मेरा ज्योग्राफी है, मेरा सोशियोलॉजी है, मेरा बायोलॉजी है, मेरा हिंदी है, मेरा सिविक्स है, मेरा मैथ है, मेरा फलना है, मेरा टिकना है। 100 में से मात्र 5% निकलेगा हम कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन मैं बीसीए कर रहा हूं, मैं एमसीए कर रहा हूं, मैं बीबीए कर रहा हूं, मैं बीपीओ कर रहा हूं, मैं बीएससी कर रहा हूं, मैं बीकॉम आईएएस कर रहा हूं। मात्र 5%। दैट्स व्हाई 5% लोग कहीं बेरोजगार नहीं है, और आज भारत की बेरोजगारी 95% है। शिक्षा पद्धति में सुधार या बदलाव नहीं कर पाए, जहां सब घुस रहा है। आप बोलते हैं अंकल रोजगार नहीं है, मोबाइल खरीदने जाइए 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है मोबाइल आपको थमाने में। यस या नो? यस। अगर वही मोबाइल बिगड़ जाती है और जब आप सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं तो कहते हैं 24 घंटा बाद मिलेगा, 48 घंटा बाद मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा। पूछते हैं क्यों? होता ये देखिए आपसे पहले इतना मोबाइल आके रखा हुआ है, उनको पहले देंगे तब ना आपका बाद में देंगे। काहे पड़ा हुआ है भैया? तो हमारे पास मिस्त्री नहीं, एक ही है, मिस्त्री की कमी है। लोग बोलता है जॉब नहीं, अरे तू हुनर तो बढ़ाओ ना, जॉब तुम्हें झंक मार के आएगा तेरे पास। यस का हुनर नहीं है हमारे पास, हुनर नहीं है। क्या नो? हुनर वालों को कहीं बेरोजगारी का झेलना नहीं पड़ता है।
तो आज हमारी इंडस्ट्री जो तीसरा सोच लेकर के आई है टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड एजुकेशनल प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ऐसा कोर्स जो कोर्स करने के बाद आज भारत के कोई भी कोना में बेरोजगार। चौथा क्या लेके आई है जानते हैं सर? ये चौथा जो लेके आई है, आज मैक्सिमम शिक्षित लोगों को सुनते होंगे, मैं बैंकिंग, मैं रेलवे, मैं टीचर, मैं एसएससी, मैं यूपीएससी, मैं बीपीएससी, मैं फलना एससी, ढिकना एससी, सबका एग्जाम में पास कर जाता हूँ। 5 बार पास किया हूँ बैंकिंग में, रिटेन निकाल लेता हूँ। कहाँ छटते हो बेटा? इंटरव्यू में। जानते हैं अगर इंटरव्यू में बार बार क्यों छट रहा है? क्योंकि वो लिखने जानता है, बोलने नहीं जानता। हमारे देश के लोगों को अगर लिखने बोल दिया जाए तो पन्ना का पन्ना भर देगा। ये देखा हूं मैं एग्जामिनेशन हॉल में, एक से एक लिखंत विद्या वाले थे कि एक बार परीक्षा पेपर क्वेश्चन सीट मिलने के बाद, आंसर सीट मिलने के बाद एक बार जो मुड़ी गाड़ता था, हर 20 मिनट के बाद एक बार मुड़ी उठाता था। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट प्रॉब्लम? एक्स्ट्रा पेपर। फिर 20 मिनट बाद एक्स्ट्रा पेपर, फिर एक्स्ट्रा पेपर, और इतना एक्स्ट्रा पेपर लेता था कि इतना मोटा आंसर शीट बना के जमा करता था। बाकी लोग उसी को टुकुर टुकुर देखते थे, साला यही पास करेगा, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मतलब लिखन विद्या में एकदम महारत आप। लेकिन वही जो बीए एमए वाले हैं, बता दूं आपको कैसा स्टडी अंकल, हर लड़का हर लड़की मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन की हुई है। आपके समझने लायक भाषा बता रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन पढ़ी हुई लड़की का रिश्ता सेट हुआ, पढ़ी हुई है बीए, रिश्ता सेट हुआ। 10 लोग दूसरे दिन आए लड़का पार्टी से देखने वाले, बोला लड़की को आंगन में, आंगन समझते हैं? yes. आंगन में बुलाया जाए कि कमरा में? आंगन में बुलाने के पीछे बहुत रीजन रहता है कि आंगन में थोड़ा लाइट उठ रहेगा, थोड़ा अच्छा से, थोड़ा दूर से चल के आएगी तो थोड़ा पैर उनको भी देख लेंगे। अच्छा बहुत तेज होता है जो देखने जाता है वो लोग, बोलते आंगन में बुलाओ। 10 लोग चेयर लगा के, उन्हीं लोग के बीच में एक बेचारी लड़की का चेयर रखा जाता है कि 10 लड़कियां भी उधर से आती है। लड़की पार्टी वाला बहुत तेज है, वो जानता है कि अपनी बेटी के साथ 10 लड़की और बैठा देंगे और हमारी बेटी से ज्यादा गोर कोई और हो जाएगी तो साला मेरी लड़की रिजेक्ट और वो लड़की सेलेक्ट। कभी नहीं, लड़की घड़ी देखिएगा, कभी नहीं आएगा दूसरा तीसरा, वो लोग जानता है कि रिजेक्ट हो जाएगी मेरी बात। समझिएगा, हर जगह कोई ना कोई पॉइंट है। खाली बोला ना, समाज आपको बहुत चीज सिखाता है, सीखने का खाली नॉलेज होना चाहिए। जब वो लड़की को अंदर वहां बैठाया जाता है ना, उससे बहुत कुछ आईएएस और आईपीएस का सवाल नहीं पूछा जाता है। सिंपल 2-4-10 सवाल करते जो बैठे रहते हैं। क्या नाम है बेटी? तो हड़बड़ाते हड़बड़ाते मेरा नाम संगीता है। बाप का नाम क्या है? तो बाप का नाम बता दी। कितने भाई होते हैं पापा? तो मैं 4 भाई होता हूँ। बोल रहा है पापा कितने भाई हैं? तो ये खुद का भाई बता रही है। कहाँ पढ़ी है बेटी? तो हम आर्ट्स पढ़े हैं, आर्ट्स से ग्रेजुएट है। अच्छा, आर्ट्स से ग्रेजुएट हो, क्या क्या सब्जेक्ट रखी थी आर्ट्स में? ज्यादा नहीं रखे थे, मेरा फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ भी। साला पढ़ी है आर्ट्स और बता रही फिजिक्स केमिस्ट्री। उधर से तुरंत माँ टेक ओवर करती है, नहीं 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 बेटिया सब जानती है, थोड़ा आप लोग को देख करके होता है अंकल। आप भी ऐसा नहीं एक बार देखे होंगे, यस और नो? यस अंकल। जानते हैं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोगों को देख करके क्या हो गई है, डर गई है। उसका दिमाग में बहुत सारा चीज दिमाग में चल रहा है। एक लड़की अपनी जिंदगी, एक लड़की को कहीं रिजेक्ट किया जाता है, उसका आत्मसम्मान, उसका मोरल बहुत गिर जाता है। बहुत टेंशन लेके बैठी है, पहला दिमाग में टेंशन चल रहा है कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं। हे भगवान हमसे कोई गलती ना हो। 1-2 आंखें, आज उधर से साला 10 लोगों का 20 आंखें। एक आंख जब 20 आंख को फेस कर रहा है तो डरना तो लाजमी है। जिंदगी में आज तक किसी एक लड़का को नजर उठा नहीं देखी थी, क्योंकि माँ बाप बोला था नजर झुका के चलना। अब अचानक माँ बाप बोला है 10 लोगों को फेस करो, बेटी तो डरेगी ही डरेगी। यस और नो? अंकल ये तो यही चीज लड़कों के साथ भी होता है, ये चीज लड़कों के साथ होता है। जानते हैं अंकल क्यों लोग इंटरव्यू में छट जाते हैं? जब कोई बंदा
रिटन निकाल कर इंटरव्यू में जाता है तो जो 3 4 5 अफसर वहां बैठे रहते हैं इंटरव्यूअर, वो उसका कितना डिग्री लाया है, क्या पढ़ा है, उस पर कम मार्क्स देते हैं। वो 4 लोग उसका यही इंटरव्यू में यही जज करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका सेल्फ ग्रूमिंग कैसा है, और उसकी एटीट्यूड कैसी है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड का ज्यादा चेक किया जाता है, उसकी एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी सेल्फ ग्रूमिंग को ज्यादा चेक की जाती है। लेकिन आज होता क्या है, हमारे स्कूल कॉलेज में बच्चे सुबह भेड़ बकरी के जैसे कॉलेज जाते हैं और शाम को भेड़ बकरी के जैसे घर में आते हैं। उनकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, सेल्फ ग्रूमिंग, एटीट्यूड पे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज क्या कर रही है, यहाँ पे एक बच्चे का पीडी डेवलप कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर रहा है, सेल्फ ग्रूमिंग ठीक कर रहा है, एटीट्यूड ठीक किया जा रहा है। और जहां वो इंटरव्यू देने गया है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो बंदा आया है उसकी पर्सनालिटी कैसा है, ऊपर से नीचे तक देखते हैं। पहला फाइनल राउंड, एक राउंड एक मार्क्स वही बैठा रहा है। दूसरा उसका चेक कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल, तरह तरह का सवाल, तरह तरह की बातें करके उससे उसका कम्युनिकेशन जानने का कोशिश कर रहा है कि जो ऑफिस में ये लड़का को बैठाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, या उसको कंपनी का सीईओ बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ये जहां पे बैठाएंगे उस चेयर को ये शोभा देगा, इसका लैंग्वेज शोभा देगा, इसका नॉलेज शोभा देगा कि नहीं देगा। ये लोग पहले दबा दबा के क्या करते हैं, वहीं पे चेक करते कम्युनिकेशन स्किल कि इसका कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा जो बंदा है उससे सेल्फ ग्रूमिंग चेक करता है। सेल्फ ग्रूमिंग होता है कि तैयारी मेंटली और फिजिकली ये कितना तैयार है। मान लो तुम बैंक का नौकरी के लिए मेरे पास आए हो, तुमको हम तरह तरह के सवाल करके तेरा हम तैयारी देखेंगे कि तुम मेंटली और फिजिकली मेरा ऑफिस, मेरा बैंक को, मेरा कस्टमर को संभालने के लिए तैयार हो या नहीं हो। ये चेक किया जाता है इंटरव्यू में, आपकी ग्रूमिंग कितना अच्छा है, कितने तैयार हो मेरा जॉब को संभालने। चौथा जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है एटीट्यूड, मिस टेम्पर। और ये टेम्पर चेक करने के लिए कभी कभी सोशल मीडिया में क्वेश्चन डाला जाता है कि ऐसा सवाल किया गया था, हम लोग को भी सवाल पढ़ के गुस्सा आ जाता है, साला इतना गंदा सवाल किया है आईएएस के इंटरव्यू में। वो लोग के पीछे ये कारण होता है गलत सवाल करने का, आउट ऑफ सिलेबस सवाल करने का, आउट ऑफ प्रोजेक्ट सवाल करने का। वो सवाल आपके अंदर में परोस के ये चेक करना चाह रहा है, ये सवाल सुनने के बाद इसका टेम्पर कितना जल्दी गर्म होता है, इसका बॉल कितना जल्दी फ्यूज करता है कि ये भी क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स का क्वेश्चन को भी ये कितना धैर्यपूर्वक, कितना शालीनता से मेरे साथ पेश आता है। वो तो चाह रहा है तेरा गुस्सा चेक कर रहा है, तेरा एटीट्यूड चेक कर रहा है। यस और नो? यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, बाहर निकल देगा तो आज तो फाड़ दिए, चिढ़ दिए, इंटरव्यू तगड़ा गया, हम नौकरी। रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन कहता हमारा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, पता नहीं किस्मत मेरा फूटल है। साला किस्मत नहीं फूटल है, तेरे अंदर में काबिलियत नहीं है, डेवलप है, लेकिन तुम सही चीज को कहां क्या परोसना ये जानते नहीं हो। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन अंकल एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ ग्रूमिंग और एटीट्यूड पे यहाँ फोकस कर रही है। जानते हैं इतना सुनते ही अंकल का 100% आप पे विश्वास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा घंटा से जो तुम उसके सामने नॉन स्टॉप बीबीसी लंदन के जैसे जो बात कर रहे हो, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल सिद्ध कर दिया। यस या नो? शुरू में ही बोला हूं कि ड्रेसअप एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये आपकी पर्सनालिटी को सिद्ध कर दिया। यस या नो? एटीट्यूड मतलब बिहेवियर, गए और उस समय से मीठा मीठा एकदम सभ्यता के साथ प्रणाम करके बैठे हो, बात कर रहे हो, ये तेरा एटीट्यूड सिद्ध कर रहा है। यस या नो? सेल्फ ग्रूमिंग मतलब तैयारी, तुम मेंटली, तुम फिजिकली पूरा डॉक्यूमेंट के साथ। मैंने बोला आधा डॉक्यूमेंट लेके जाना, पूरा डॉक्यूमेंट लेके गए हो, फुल रेशम में गए हो, फुल नॉलेज में गए हो, परफेक्ट टाइम में गए हो, उसको 7 बजे बोले हो, तुम 6:45 में वहां पहुंच जाओ। हर चीज से तुमको देख लिया कि जो चीज ये बोल रहा है वो चीज तो साक्षात यहाँ बैठा हुआ है। यस या नो? ये बोल रहा है, इसकी बातों में 100% सत्यता है, क्योंकि जो बोल रहा है वो सब इसके अंदर में है। इसकी पर्सनालिटी वेल, इसकी कम्युनिकेशन वेल, इसकी एटीट्यूड अच्छी है, इसकी सेल्फ ग्रूमिंग मतलब तैयारी भी ये लड़का का अच्छा है। इसके साथ मेरा बेटा, इसके साथ मेरी बेटी जाएगी तो मेरा बेटा का भी इसी के जैसा मेरा जिंदगी चेंज हो जाएगा। यस या नो? काम लेता है, इसके साथ आगे सुनता है, बस यूं ही खाली फॉर्मेलिटी के लिए सुनता है। डीडी तो यही कंफर्म हो गया। यस या नो? अब कई गार्जियन, अजय भी यहाँ साक्षी है, रणविजय भी साक्षी है, कई गार्जियन तो ये कह के खाली हम लोग को दे देता था अपना बेटा बेटी को कि बेटा तेरे जैसा मेरा बेटा बन जाएगा, तेरे जैसा बोलने लगेगा, तेरे जैसे सोचने लगेगा। हम कहे अंकल छोड़ चला। मैंने कहता था अंकल मैं भी ऐसा नहीं था,
3 महीना पहले अगर मैं अपनी जर्नी दिखाऊं ना तो तेरा आपका बेटा सभी लोन में था। आज जो मेरे को देख पा रहे हैं ना, ये किसका देन है? APLL की किसका देन है? इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये बनाया मेरे को। अगर ये मेरे को बना सकता है तो मैं गारंटी करता हूँ 3 महीना अपना बेटा को मेरे साथ खलीफने दीजिए। कितना महीना? 3 महीना बाद जिस दिन आपका बेटा आएगा, उस दिन बगल में आपका बेटा रोहित नहीं, बगल में आपका बेटा दिलीप बैठा हुआ रहेगा। दिलीप में रोहित में कोई फर्क नहीं पा पाएगा। उस दिन दूसरा दिलीप यहाँ बैठा हुआ मिलेगा, ये मेरे ही जैसा हूबहू नहीं मिलेगा तो मेरे नाम का कुत्ता पाल दीजिएगा, जाइए। लेकिन 3 महीना इसको मेरे साथ भेजना पड़ेगा। बोला जब 3 महीना का 6 महीना 12 महीना तेरे साथ है, ये निकम्मा करता का ले जाओ इसको। तेरे जैसे शर्ट पहनने लगे, तेरे जैसे बाल रखने लगे, तेरे जैसे बोलने लगे, और क्या चाहिए एक बाप को? और क्या चाहिए एक बाप को? दौलत तो बहुत कमाया बेटा, ये लायक बन जाएगा तो मेरा दौलत को चांद तक ले जाएगा। अरे राहुल गांधी के जैसे नालायक हो जाएगा तो कांग्रेस का जैसे वो डुबा दिया, क्या पता ये भी डुबा देगा। ले जाओ इसको अपने जैसे बना। यही कह के लोग एडमिशन दे देता है। क्या ऐसा आप लोग के साथ कभी हुआ है कि आपकी बात सुन के, आपकी पर्सनालिटी देख के, आपका आवाज सुन के, आपकी सोच देख के गार्जियन कहा होगा बस बेटा अपना जैसे बना देना, तो बन के जाओ कुछ। तेरे को देख करके कंपनी कोई नहीं देखने जाता है, कोर्स कोई नहीं देखने जाता है, आपको देखता है। किसको देखता है? बनेंगे दिलीप सर? होके आएंगे? तो यही कंफर्म हो गया। आगे सब चीज जो मैं बता रहा हूँ ये बस खाली फॉर्मेलिटी है।